गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग विजयवाड़ा डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे का JEE/CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 15 फरवरी 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, ABC फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड फॉर क्लास ऑफ फायर। तो यहीं पर देखिए, जो ABC टाइप का अग्निशामक यंत्र होता है, तो इसका माध्यम से किस प्रकार का आग को हम लोग बुझा सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्लास A का, क्लास B का, क्लास C का, तो तीनों प्रकार का क्लास का हम लोग आग को बुझा सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। जैसे कि क्लास A फायर आप लोग का लगता है, ये क्लास A फायर जो वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ये सब मटेरियल से जो आग लगता है, इसको क्लास A फायर में रखते हैं। क्लास B फायर जो इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, ज्वलनशील तरल पदार्थ से जो आग लगता है, इसको रखते हैं क्लास B में, इनफ्लेमेबल लिक्विड। जैसे कि आप लोग का पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, स्पिरिट, ग्रीस, पेंट्स, ऑयल, सॉल्वेंट्स, ये सब आप लोग का इनफ्लेमेबल लिक्विड है। इसी प्रकार क्लास C जो कैटेगरी है, इसमें किस प्रकार का फायर को हम लोग रखते हैं, जो भी फायर आप लोग का इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते लगता है, इसी को हम लोग रखते हैं क्लास C फायर में। यही सभी प्रकार का जो ABC तीन प्रकार का ये जो आग लगता है, इसी को ही ABC प्रकार का जो अग्निशामक है, इसके माध्यम से उसको बुझा सकते हैं। यहीं पर ये यूज होता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट इज डन एट एक्सीडेंट साइट। यहीं पर देखिए, जो एक्सीडेंट साइट में लाइटिंग का अरेंजमेंट करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट करेंगे? अगर रेलवे में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, ये कंडीशन में जो आप लोग का रात के टाइम में आप लोग का रिस्टोरेशन का काम होगा, या आप लोग का जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का, या मिसलेनियस जो भी वर्क है एक्सीडेंट साइट में, तो इसके लिए हम लोग को नाइट के टाइम में जैसे भी लाइट का फैसिलिटी होना चाहिए, और इसका व्यवस्था, इसका बंदोबस्त करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरल डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द डिरेलमेंट इज क्लासिफाइड एज क्लास ऑफ एक्सीडेंट। तो यहीं पर देखिए, जो डिरेलमेंट प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, एक्सीडेंट का एक प्रकार है, ये कैटेगरी या क्लास डी में रहता है। इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए, एक क्लास का जो आप लोग का एक्सीडेंट होता है, ये क्या है? ये कोलिजन है। जो टक्कर होता है, हेड ऑन कोलिजन, साइड ऑन कोलिजन, ये सब सुने होंगे। इसी प्रकार बी जो है, फायर इन ट्रेन हो जाता है। अगर फायर एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन में, फायर के चलते जो एक्सीडेंट होता है, क्लास बी रखा गया, फायर इन ट्रेन। क्लास सी प्रकार का जो है, ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक, ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक। अगर ट्रेन किसी कारण रोड ट्रैफिक में आ जाता है, इसी प्रकार का एक्सीडेंट को क्लास सी में रखा गया है। और जो डी क्लास का आप लोग का एक्सीडेंट है, ये डिरेलमेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रेलवे में आप लोग का जो एक्सीडेंट जो है, ये टोटल 16 कैटेगरी है, जो कि इंग्लिश कैपिटल लेटर ए से आर तक है। और इसमें आप लोग का INO प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, नो एक्सीडेंट टाइप। ये भी आप लोग को बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, जरूर याद होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ NDRF, NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। यहीं पर देखिए, ऑप्शन डी में है, जो कि आप लोग का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो इसका फॉर्मेशन
कब हुआ था, ये गठन कब हुआ था ये भी जान लीजिए। ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 जनवरी 2006 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय के अंडर में ये काम करता है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं, द पीएससी स्लीपर डिजाइन गेज इच डेस यहीं पर देखिए, जो पीएससी स्लीपर होता है प्री स्ट्रेस्ड स्लीपर होता है, ये होता है प्री स्ट्रेस्ड स्लीपर, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। तो यहीं पर आप लोग का जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो स्लीपर है, ये इसका डिजाइन किया गया है आप लोग का ब्रॉड गेज के लिए 1676 के लिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए, प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट या कंक्रीट स्लीपर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआर। एआर का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स इसका फुल फॉर्म होता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड। एआर का फुल फॉर्म एआर, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड्स। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कोपिंग फॉर ब्रॉड गेज डेस तो यहीं पर देखिए, ब्रॉड गेज के लिए आप लोग का मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है कहाँ से, आप लोग का सेंटर ऑफ ट्रैक से, जो कि आप लोग का पैसेंजर प्लेटफॉर्म साइड को फेस करेगा। तो इस प्रकार का आप लोग का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 1670 ये मिनिमम है। अगर मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन होता तो ये हो जाता 1680 ये भी याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, एसीडी मीन्स, यहीं पर एसीडी का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि ये हो जाएगा एंटी कोलिजन डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन ए में है एंटी कोलिजन डिवाइस। इसको आप लोग का इसका दूसरा नाम क्या है, इसको TCAS भी बोला जाता है, जो कि ट्रेन कोलिजन एवोडेंस सिस्टम। जिसका कि नामकरण किया गया है कवच। तो ये आप लोग का एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि एसीडी एंटी कोलिजन डिवाइस या ट्रेन कोलिजन एवोडेंस सिस्टम इसका नाम है, जिसको कि हम लोग कवच बोल के भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग का अगर किसी कारण अगर सेम ट्रैक में दो ट्रेन आ जाते हैं, ये कंडीशन में ऑटोमेटिकली ये ब्रेकिंग होके ये रह जाएगा और किसी भी प्रकार का जो एक्सीडेंट इसके द्वारा टला जाएगा। तो आप लोग का एसीडी का फुल फॉर्म एंटी कोलिजन डिवाइस, ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ हूटर फॉर साउंडेड व्हेन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस एट आउट स्टेशन बट मेन लाइन इज क्लियर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्या क्वेश्चन है, यहीं पर आप लोग का देखिए हूटर कोड के बारे में बोला गया है। तो एक्सीडेंट जो होगा आप लोग का आउट स्टेशन में हुआ है, बट मेन लाइन यहीं पर क्लियर है। ये कंडीशन में आप लोग का हूटर कोड क्या होगा। नॉर्मली हूटर कोड अलग अलग आप लोग का जोन डिवीजन के लिए अलग होता है, लेकिन जो बेसिक जो होता है यहीं पर देख लीजिए आप लोग का क्या है। ये आप लोग का हूटर कोड के लिए पूछा है, जो कि आप लोग का क्या होगा, आउट स्टेशन में हुआ है लेकिन मेन लाइन क्लियर है। इसी प्रकार का जो आप लोग का हूटर कोड होगा 3 लंबा 3 लॉन्ग होगा। तो इसमें आप लोग का जो 3 लंबा होगा, इसमें आप लोग का जो ड्यूरेशन होगा ये 45 सेकेंड और 45 सेकेंड, यही ड्यूरेशन तक चलेगा इसका जो हूटर है। और इसका जो गैप होगा कितने अंतराल में ये बजना चाहिए, ये बजना चाहिए आप लोग का
5 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो ये आप लोग का जो हुटर कोड है, आप लोग का एक्सीडेंट आउटसाइड में हुआ है, लेकिन मेन लाइन क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डोज एफआरपी स्टैंड्स फॉर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एफआरपी का आप लोग का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। तो आप लोग का कोच का जो इंटीरियर पैनलिंग के लिए यूज किया जाता है एफआरपी सीट, आप लोग देखे होंगे। तो आप लोग का यहीं पर जो आंसर है ये हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, 1% ऑफ कार्बन इज मोर देन 2% इट इज कॉल्ड। अगर आयरन में आप लोग का कार्बन का मात्रा जो 2% से अगर ज़्यादा हो रहा है, कार्बन परसेंटेज आयरन में 2% से ज़्यादा हो रहा है, तो ये कंडीशन इस प्रकार का आयरन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कास्ट आयरन बोलेंगे, ऑप्शन डी में है। सी क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग। सी क्लास ओडिसी कब मूवमेंट होता है? ये ओनली डे लाइट में इसका मूवमेंट होता है। तो आप लोग को पता है डे लाइट में ही मूवमेंट होता है। इसका आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम स्पीड ये 25 kmph। अगर ये यार्ड या टर्न आउट दे के पास जब करता है, इसका स्पीड हो जाएगा आप लोग का 8 kmph। इसमें एकम्पनी करना पड़ेगा, एस्कॉर्टिंग करना पड़ेगा, एकम्पनी सी क्लास ओडिसी के लिए। इसमें एसएससी, सीएनडब्ल्यू, एसएससी पीयूए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और स्टाफ इसको एकम्पनी करेंगे या एस्कॉर्टिंग करेंगे। इसके लिए जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होता है? सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये हो जाएंगे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, सीआरएस हो जाएंगे सी क्लास ओडिसी के लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट चलते हैं, एक आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए यहीं पर जो क्वेश्चन है, ए मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन इफ 20 years ago the age of the mother was 10 times the age of the son, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो यहीं पर देखिए एक माँ की आयु अपने बेटे से दोगुनी है। यदि 20 वर्ष पहले माँ की आयु बेटे की आयु की 10 गुना थी, तो माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो यहीं पर आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पकड़ लीजिए आप लोग का यहीं पर मदर्स एज, माँ का जो आयु है एच है, एक्स पकड़ लीजिए, और जो सन का जो एच है इसको वाई पकड़ लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार जो दिया गया है कि माँ का आयु अपने बेटे के आयु से दोगुनी है, तो यहीं पर हम लोग बोल सकते हैं x बराबर 2y, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग का यहीं पर पूछा है इफ 20 years एगो, 20 साल पहले क्या होगा? द एज ऑफ मदर वाज 10 टाइम्स एज ऑफ सन। तो 20 साल पहले देखिए आप लोग का मदर का जो एज है इसका बेटे के एज से 10 गुना है। तो ये कंडीशन में पहले 20 साल पहले मदर्स का एज 20 years एगो, मदर एज क्या हो जाएगा? x माइनस 20। इसी हिसाब से सन का एज y माइनस 20। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार आप लोग का क्या दिया गया है कि आप लोग का 20 साल पहले जो माँ की आयु है इसका बेटे का आयु से 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 20 इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 20। इसका मतलब इसको कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का x माइनस 20 बराबर 10y माइनस 200। तो यहीं पर x माइनस 10y
इज इक्वल टू ये हो जाएगा -180 180। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 करते हैं। तो यहीं पर देखिए आप लोग इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा x - 20 इक्वल टू 0 और ये x - 10 y बराबर माइनस ये हो जाएगा आप लोग का 180। तो इसको माइनस कर देने से यहीं पर देखिए x कट जाएगा और यहीं पर आप लोग का सॉरी ये x - 2y था, x - 2y था। तो यहीं पर ये आप लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y बराबर 180। तो यहीं पर आप लोग का y का वैल्यू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 8, जिसको 45/2 बोलिए, जो कि ये सन का एच हो गया, बेटा का उम्र हो गया। तो यहीं पर आप लोग का मदर्स एज, माँ की आयु कितना होगा। यहीं पर हम लोग ऑप्शन देखिए, इक्वेशन आप लोग का सॉरी ऑप्शन इक्वेशन 1 में देखिए x इक्वल टू दिया है 2y, इसी में पुटअप कर दीजिए y का वैल्यू। तो x जो मदर का एच है ये हो जाएगा 2 इंटू वाई का वैल्यू जो था 45/2। तो इसको सॉल्व कर देने से ये हो जाएगा आप लोग का 2 कट जाएगा। तो यहीं पर 45 ईयर्स हो जाएगा ये मदर्स का एज। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। RS 8400 is divided among A, B, C and D in such a way that shares of A and B, B and C, C and D are in the ratio of 2:3, 4:5 and 6:7 respectively. The share of A is 8,400 रुपये को A, B, C, D के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B, B और C और C और D के हिस्से क्रमशः 2:3, 4:5 और 6:7 के अनुपात है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन के अनुसार आप लोग का यहीं पर दिया गया है ए और बी का जो रेशो दिया गया है, देख लीजिए। तो यहीं पर ए बाय बी दिया गया है 2:3। तो यहीं पर आप लोग निकाल सकते हैं 2b इक्वल टू 3a बराबर यहीं पर बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू 3a/2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए b और c का रेशो दिया गया है 4:5। तो यहीं पर 4c हो जाएगा 5b। तो यहीं पर c का वैल्यू हो जाएगा 5/4 b हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग b का वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू यहीं पर देखिए 3a/2 है, तो 5/4 इंटू बी का वैल्यू यहीं पर दिया हुआ है, पहले से आप लोग का यहीं पर निकाले हैं 3a/2। तो ये हो जाएगा आप लोग का 15/8a, ये निकल जाएगा 15/8a। ये हो गया c का वैल्यू। इसी हिसाब हम लोग और एक इक्वेशन देखेंगे, यहीं पर दिया हुआ है आप लोग का सॉरी c और d के बीच में रेशो दिया गया है। c/d जो है ये 6/7 है। तो इसका मतलब आप लोग यहीं पर निकाल सकते हैं कि 6d बराबर ये 7c। तो यहीं पर आप लोग d बराबर ये हो जाएगा 7/6, 7/6 ये हो जाएगा c हो जाएगा। तो यहीं पर पुटअप कर दीजिए 7/6 जो c दिया गया है, c का वैल्यू हम लोग को क्या मिला है, c का वैल्यू मिला है
तो यहीं पर देखिए डी का जो वैल्यू है 76/c हो गया। सी के जगह में आप लोग 15/8 ए पुट कीजिए, 15/8 ए। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का, इसको 2 से काट दीजिए, सॉरी ये 3 से काट दीजिए, ये 3 से काटने से ये 2 हो जाएगा, 3 से काटने से ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35/16 हो जाएगा, 35/16 ए हो जाएगा। ये है आप लोग का डी का वैल्यू। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ये सब वैल्यू मिल गया है। बी का वैल्यू 3a/2 यहीं पर फर्स्ट देख लीजिए। सी का वैल्यू यहीं पर दिया हुआ है 5/4b। इसके बाद डी का वैल्यू यहीं पर निकल गया 35/16a। तो यहीं पर बी का वैल्यू देख लीजिए 3a/2 है। सी का वैल्यू है, यहीं पर देखें सी का वैल्यू, सॉरी सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहीं पर 15/8 ए निकाले हैं, और डी का वैल्यू निकाले हैं 35/16 ए। इसको पुटअप कर देते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार ए बी सी डी टोटल अमाउंट कितना है, 8400 है। तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है ये 8400 है टोटल। तो यहीं पर पुटअप कर देते हैं। ए का वैल्यू ए रहने देते हैं, प्लस बी का वैल्यू निकाले थे 3a/2 था। फिर सी का वैल्यू निकाले थे 15/8 ए, और डी का वैल्यू भी निकाले थे 35/16 ए निकाले थे। इसके बराबर ये हो जाएगा 8400 हो जाएगा। फिर इसको निकालते हैं। तो यहीं पर आप लोग का एलसीएम अगर निकालेंगे 2, 8, 16 का, तो ये हो जाएगा आप लोग का 16 हो जाएगा। यहीं पर इसको सॉल्व कर देने से ये 16a प्लस ये हो जाएगा 24a प्लस 30a प्लस 35a, ये बराबर हो जाएगा 8400। तो इसको टोटल कर दीजिए। टोटल कर देने से ये हो जाएगा 105a/16 इज इक्वल टू 8400। इसको लिख सकते हैं 105a इज इक्वल टू 8400 इंटू 16। तो इसको फिर से सॉल्व कर देंगे तो ए का वैल्यू जो निकलेगा यहीं पर इसको सॉल्व कर दीजिए 8400 इंटू 16/105। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो यहीं पर आप लोग को ये मिल जाएगा। अमाउंट कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1280। इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार का मैथ जरूर आप लोग किए होंगे। तो यहीं पर देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया 1280, 1280 रुपया हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहीं पर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 kmph क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इसी प्रकार का मैथ जरूर आप लोग किए हैं। तो स्पीड जो दिया है यहीं पर आप लोग को दिया है 60 kmph दिया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको मीटर बाय सेकंड में निकाल लेते हैं। इसके लिए इसको 60 इंटू 5/18 कर देने से ये मीटर बाय सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना होगा, इसको सॉल्व कर देने से इसको आप लोग 6 से काट दीजिए। 6 से 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। 6 से ये काट देने से ये 10 हो जाएगा। तो ये 50/3 मीटर बाय सेकंड हो जाएगा। ये स्पीड निकल गया है। इसके साथ आप लोग का टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड। तो जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम है। तो आप लोग को यहाँ पर निकालने के लिए बोला था
की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड ऑलरेडी आप लोग का यहीं पर है 50/3 इंटू टाइम दिया है 9 सेकंड, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 150, ये हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो ट्रेन का लंबाई यहीं पर 150 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहीं पर डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ सोलबार पर करोजन इज डन इन। यहीं पर देखिए जो सोलबार का करोजन होता है, इसको जांच करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए जो शेड्यूल होता है एलएचबी कोच के लिए, इसको किया जाता है D3 शेड्यूल में। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ एलएचबी विस्ताडोम कोच। तो यहीं पर देखिए एलएचबी विस्ताडोम कोच का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड हो जाएगा, ये क्या होगा, LWCTZ-AC हो जाएगा, LWCTZ-AC। तो ये एलएचबी AC विस्ताडोम चेयर कार कोच होता है, एलएचबी AC विस्ताडोम चेयर कार कोच LWCTZ-AC ऑप्शन सी में है। इवाक्यूएशन ऑफ फास्ट चैम्बर इन बायोटॉयलेट टैंक इज डन इन। तो ये एलएचबी बायोटॉयलेट टैंक के लिए क्वेश्चन है। तो जब भी आप लोग फास्ट चैम्बर बायोटॉयलेट टैंक का एलएचबी टाइप में फास्ट चैम्बर का जब बायोटॉयलेट टैंक का इवाक्यूएशन करेंगे, इसको आप लोग निष्कासन करेंगे, तो ये कौन सा शेड्यूल में होना चाहिए, तो ये D3 शेड्यूल में किया जाता है। तो D3 शेड्यूल जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। पैसेंजर एमिनिटीज इन कोचेस कैन बी क्लासिफाइड एज। तो यहीं पर देखिए जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एक होता है, भेद एनालिसिस होता है। तो यहीं पर आप लोग का इसका जो भी का जो आप लोग का भी क्या रिलेटेड करता है, भी स्टैंड्स पर क्या हो जाएगा, ये वाइटल, इसका फुल फॉर्म वाइटल। ई होता है आप लोग का एसेंशियल, और डी जो होता है ये होता है डिजायरेबल। तो ये एक प्रकार का इन्वेंट्री कंट्रोल ये मेथड है, भेद एनालिसिस। तो इसमें आप लोग का दिया गया है कि पैसेंजर एमिनिटीज जो होता है कोचेस में, इसको कौन सा आप लोग का क्लास में रखेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे आप लोग का डिजायरेबल में। जैसे कि वाइटल आइटम जो होता है, जिसके बिना कोई भी काम आप लोग का चलेगा नहीं, रुक जाएगा। जैसे कि आप लोग का एक ट्रेन में एयर हॉस पाइप, ब्रेक ब्लॉक, ये सब आप लोग का जैसे भी पूरा वाइटल आइटम है। इसके साथ साथ देखेंगे एसेंशियल आइटम, क्या आप लोग का आवश्यक आइटम होना चाहिए, जैसे ग्रीस हो गया, या आप लोग का सेलकोनिया ऑयल हो गया, जैसे कि डैशबोर्ड ऑयलिंग करते हैं, ये सब एसेंशियल आइटम में चला जाएगा। डिजायरेबल आइटम जो है, इसके बिना भी हम लोग काम चला सकते हैं। जैसे कि पैसेंजर एमिनिटीज में आप लोग का मिरर आ गया, लिक्विड सोप कंटेनर LSC लिक्विड सोप कंटेनर, हेल्थ फॉसेट, हेल्थ फॉसेट, सोप डिश, ये सब एक कोच में एक डिजायरेबल आइटम है। तो यहीं पर आप लोग का जो पैसेंजर एमिनिटीज जो है, इसको क्लासिफिकेशन किया गया है डिजायरेबल कैटेगरी में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ फायर स्मोक एंड डिटेक्शन सिस्टम फॉर फायर स्टेज डिटेक्शन इन वंदे भारत कोचेस। तो यहीं पर देखिए वंदे भारत कोचेस के लिए ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग का जो फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम रहता है, आप लोग का जो FSDS सिस्टम रहेगा, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। तो इसमें जो फायर स्टेज डिटेक्शन के लिए आप लोग का थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, यहीं पर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.6 ऑब्सक्यूरेशन पर मीटर हो जाएगा, 1.6 ऑब्सक्यूरेशन पर मीटर हो जाएगा, 1.6
ऑब्स्कुरेशन पर ये मीटर हो जाएगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं। तो यहीं पर आप लोग का OBS पर मीटर जो है, यहीं पर OBS पर मीटर दिया गया है। इसका आप लोग का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्स्कुरेशन पर मीटर। तो ये आप लोग का ऑब्स्कुरेशन क्या होता है कि 1 मीटर आप लोग का जो एयर में, 1 मीटर का आप लोग का एयर में आप लोग का कितने अमाउंट स्मोक रहता है। अमाउंट ऑफ स्मोक प्रेजेंट इन एयर इन 1 मीटर। 1 मीटर आप लोग का एरिया में जो आप लोग का स्मोक रहेगा, कितना अमाउंट का स्मोक रहेगा, इसी को ही ऑब्स्कुरेशन बोल के बोला जाता है। तो इसका यूनिट जो होता है ऑब्स्कुरेशन पर मीटर। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कि स्टेज है और टाइप ऑफ आप लोग का अलार्म है। इसके बाद थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसका लिमिट सीमा क्या है ये देखना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का वंदे भारत कोचेस के लिए जैसे कि हम लोग देखेंगे स्टेज 1 2 3 रहेगा। इसके तहत अलार्म टाइप, तो अलार्म का टाइप देखेंगे और थ्रेशोल्ड वैल्यू देखेंगे। तो यहीं पर देखिए स्टेज 1 में आप लोग का अलर्ट अलार्म होता है, अलर्ट। तो इसमें आप लोग का तो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है 0.35%। ऑब्स्कुरेशन पर मीटर। स्टेज 2 में ये एक्शन हो जाएगा, टाइप जो है ये एक्शन में आ जाएगा अलार्म टाइप, और इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.6%। स्टेज 3 में ये आ जाएगा फायर, फायर का स्टेज आ जाएगा अलार्म स्टेज, और ये ऑब्स्कुरेशन जो होगा 1.6% ऑब्स्कुरेशन पर मीटर। तो यहीं पर आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में जो है ये आप लोग का फायर स्टेज के लिए बोला गया था वंदे भारत कोचेस के लिए, और ऑप्शन सी ये सही आंसर हो जाएगा 1.6 ऑब्स्कुरेशन पर मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर 140 DHBD क्रेन फॉर्मेशन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स एक्सीडेंट साइट। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम स्पीड पूछा है जो कि 140 टन डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन के लिए पूछा है। यहीं पर देखिए डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन 140 टन क्रेन, इसके लिए आप लोग का मैक्सिमम स्पीड पूछा है DHBD। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन। तो इसके लिए मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा? 75 kmph हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप लोग का जो न्यू डिजाइन गटवाल्ड क्रेन के लिए होता है, न्यू डिजाइन गटवाल्ड 140 टन BD क्रेन ब्रेकडाउन क्रेन के लिए होता है। तो ये हो जाता है इसका मैक्सिमम स्पीड 100 kmph। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द ईयर्स व्हेन एयर स्प्रिंग इज डिफ्लेटेड स्पीड रेस्ट्रिक्टेड टू। ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी आप लोग का एयर स्प्रिंग पंक्चर होता है, डिफ्लेटेड हो जाता है, तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? स्पीड रेस्ट्रिक्शन देते हैं 60 kmph। बोथ आप लोग का ड्राइवर गार्ड का BPC में एंडोर्समेंट करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप लोग का अगर प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन होगा, प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग, प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग और ब्रोकन होगा, ये कंडीशन है स्पीड रेस्ट्रिक्शन 95 kmph होगा। और आप लोग का सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग अगर ब्रोकन होगा, ये कंडीशन में स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो होगा 90 kmph होगा। ये तो आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, विड्थ ऑफ फियाट बोगी, फियाट बोगी का चौड़ाई पूछा है। तो LHB कोच में जो फियाट बोगी यूज होता है, इसका चौड़ाई 3240 mm ऑप्शन ए में है। इसके साथ साथ आप लोग और भी कुछ डाटा देख सकते हैं यहीं पर। तो जैसे कि आप लोग का लेंथ ओवर हेडस्टॉक LHB कोच के लिए, ये LHB कोच में आप लोग का लेंथ ओवर हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक लेंथ देख सकते हैं 23540 mm 23,540 mm। लेंथ ओवर कपलर CBC टू CBC लेंथ 24,000 mm।
एलएचबी कोच में विड्थ ओवर बॉडी, विड्थ कितना, चौड़ाई कितना, ये देख सकते हैं। ये एलएचबी कोच आप लोग का कोच के लिए पूछा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का कितना हो जाएगा, ये 3240 mm हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा यहीं पर आप लोग का फियाट बॉगी के लिए पूछा था, यहीं पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एलएचबी कोच के लिए, एलएचबी कोच के लिए ये सब जो डाटा है एलएचबी कोच के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइट देखेंगे। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 4039 mm, 4039 mm ये हो जाएगा आप लोग का हाइट हो जाएगा 4039 mm। तो ये भी रिपीटेडली आप लोग को बताया जा रहा है, ज़रूर इसको याद रखिए ये सब डाटा। तो यहीं पर आप लोग का ये जो बताया गया है जो हाइट है यहीं पर देख लीजिए। हाइट जो है, हाइट फ्रॉम रेल लेवल टू द टॉप ऑफ रूफ। तो ये रेल लेवल से रूफ टॉप तक जो हाइट है ये 4039 mm ये आप लोग का एलएचबी ये कोच के लिए है। तो यहीं पर एलएचबी कोच में आप लोग का फियाट बोगी यूज होता है, फियाट बोगी का भी डाटा देखेंगे। तो यहीं पर जो आंसर 3240 mm है ये आप लोग का एलएचबी कोच का ये विड्थ है, चौड़ाई है। तो फियाट बोगी के लिए देखेंगे, अभी बोगी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बोगी के लिए आप लोग का जो होगा यहीं पर देख लेते हैं। पहले लेंथ देखेंगे, फियाट बोगी का लेंथ 3534 mm, 3534 mm। विड्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3030 mm। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन था, विड्थ पूछा था फियाट बोगी के लिए, जो कि यहीं पर हो जाएगा 3030 mm, ऑप्शन डी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट। यहीं पर देखिए कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट को यहीं पर आप लोग का नट बोल्ट को टाइट करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, कितना टॉर्क देके टाइट करेंगे, ये हो जाएगा आप लोग का 170 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क देके ही इसको टाइट करना है। एट व्हाट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर एक कोच शुड नॉट बी अलाउड टू रन। यहीं पर देखिए कितना टेम्परेचर, एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर कितना हो जाने से कोचिंग का केस में इसको अलाउड नहीं करेंगे। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए, और गुड स्टॉक के लिए ये आप लोग का मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड ये गुड्स के लिए। दोनों का याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ लेटरल डैम्पर फॉर कॉइल स्प्रिंग फिटेड कोचेस। यहीं पर देखिए आप लोग का कंप्रेस्ड लेंथ पूछा है लेटरल डैम्पर के लिए, जो कि कॉइल स्प्रिंग इसमें फिटेड होगा। तो ये आप लोग का इसको कितना ले सकते हैं, यहीं पर आप लोग का ऑप्शन के अनुसार ये आप लोग 395 ± 3 mm ले सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का जो कंप्रेस्ड लेंथ होता है लेटरल डैम्पर के लिए ये 400 mm होता है, और जो एक्सटेंडेड लेंथ होता है, एक्सटेंडेड लेंथ लेटरल डैम्पर के लिए ये 545 ± 3 mm होता है। तो ये भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी। एसएबी का फंक्शन क्या होता है, तो एसएबी का फंक्शन होता है टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। यहीं पर देखिए ऑप्शन बी में है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आप लोग का ब्रेक ब्लॉक और व्हील का बीच में जो गैप है इसको एडजस्ट करता है। स्लॉक एडजस्टर बैरल का यही फंक्शन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। तो यहीं पर देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व PEAV, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ये आप लोग का आईसेफ कोच के लिए यहीं पर जो चोक होल कितना है 8 mm का है, और LHB कोच के लिए ये 19 mm है। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर क्या है बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट चलते हैं।
फ्लेक्सिबल केबल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू, तो यहीं पर देखिए फ्लेक्सिबल केबल ब्रेक सिलेंडर के साथ डायरेक्टली ये फिट होता है, कनेक्ट होता है। मटेरियल फॉर एयर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में जो एयर डैम्पर ब्रैकेट, इसके लिए जो मटेरियल आप लोग को चाहिए, कौन सा मटेरियल से ये बनता है, ये हो जाएगा कास्ट स्टील। नेक्स्ट चलते हैं टोटल पे लोड ऑफ जीएस कोच, यहीं पर देखिए टोटल पे लोड पूछा है ये जीएस कोच के लिए, तो टोटल पे लोड जीएस कोच के लिए कितना हो जाएगा 11.70 टन, ऑप्शन सी में है। ये आप लोग का टोटल पे लोड है। अगर नॉर्मल पे लोड पूछा होता, नॉर्मल पे लोड, तो ये कितना हो जाता 5.85 टन, 11.70 टन हो जाएगा टोटल पे लोड, और नॉर्मल पे लोड हो जाएगा 5.85 टन। नेक्स्ट चलते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर व्हील एंड एक्सेल, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड, तो यहीं पर देखिए आप लोग का मेंटेनेंस रिपेयर करेंगे व्हील और एक्सेल के लिए, तो इसके लिए जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट कौन सा इसके साथ रिलेटेड है, तो किसमें इसके बारे में बताया गया है, ये हो जाएगा C7907, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी में ही आप लोग का मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए बोला गया है व्हील एंड एक्सेल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं द आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड अप, आईसीएफ कोच में जो बफर प्लंजर रहता है ये कौन सा मटेरियल से बनता है, ये बनता है कास्ट स्टील से। द कंडमनिंग थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच में ड्राफ्ट पैड का कंडमनिंग थिकनेस पूछा है, ये 30 mm। अगर नया के लिए पूछा होता है, नया कंडीशन में जो आईसीएफ कोच में ड्राफ्ट पैड यूज होता है इसका थिकनेस 32 mm होता है। वेयर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक पिन होल, यहीं पर देखिए ड्रॉ हुक पिन होल आईसीएफ कोच में ये वेयर लिमिट इसका पूछा है, तो वेयर लिमिट कितना हो जाएगा, ये 3 mm हो जाएगा। अगर यहीं पर आप लोग को वेयर लिमिट ऑफ ड्रॉ गियर पिन ओनली पूछता, वेयर लिमिट ऑफ ड्रॉ गियर पिन, तो ये 1 mm होता है, ये भी जरूर आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं टोटल लेंथ ऑफ एक्सेल इज, तो यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच के लिए पूछा है, आईसीएफ कोच का एक्सेल का टोटल लेंथ ये हो जाएगा 2316 2316 प्लस 0.5 माइनस 0 mm। आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम, तो यहीं पर देखिए जैसे कि ब्रेक एप्लीकेशन होता है ये कंडीशन में आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक पाइप से कट जाता है, और ईआर का कनेक्शन ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ होता है। द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल वाल्व ऑफ कट ऑफ एंगल कक, तो यहीं पर देखिए जो कट ऑफ एंगल कक में आप लोग का इंटरनल बॉल वाल्व रहता है, इसमें बॉल का डायमीटर पूछा है जो कि 10 mm होता है। इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोच द फॉलोइंग इज फिटेड, एक एयर ब्रेक सिस्टम कोच में क्या क्या फिटिंग होता है, तो यहीं पर देखिए एक बीपी मेटल पाइप, एक बीपी मेटल पाइप रहेगा या मेन पाइप, 1 एफपी पाइप, 1 एफपी मेटल पाइप रहेगा, और 2 डार्ट कलेक्टर रहेगा आप लोग का, 2 डार्ट कलेक्टर, एक बीपी एक एफपी के लिए, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। विथ व्हाट द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ऑफ आईसीएफ कोच इज माउंटेड, तो यहीं पर देखिए आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस के लिए, तो ये क्या आप लोग का माउंट होता है, विद व्हाट द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइड्स, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइड्स आईसीएफ बोगी में ये डैशबोर्ड में ही माउंट होता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। द परमिसिबल रेडियल क्लियरेंस ऑफ एनबीसी मैक बियरिंग इन सर्विस, तो सर्विसेबल में आप लोग का नया कंडीशन के लिए नहीं पूछा है, इन सर्विस सर्विसेबल कंडीशन के लिए पूछा है। ये आप लोग का मैक्सिमम रेडियल क्लियरेंस जो कि एनबीसी टाइप का अगर बियरिंग होगा, एनबीसी कंपनी का बियरिंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि सर्विसेबल बियरिंग के लिए एनबीसी कंपनी का होगा,
तो इसमें आप लोग का मैक्सिमम रेडियल क्लियरेंस जो होगा 0.290 ये होना चाहिए आप लोग का 0.290 mm, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। नियरेस्ट आप लोग ले सकते हैं 0.295 mm, ऑप्शन बी में है। तो इसका भी डाटा देख लीजिए। ये आप लोग का सर्विसेबल बियरिंग के लिए, तो इसमें आप लोग का मिनिमम रेडियल क्लियरेंस और मैक्सिमम रेडियल क्लियरेंस, ये अगर फेक कंपनी का बियरिंग होगा, एफएजी कंपनी का, तो ये 0.145 mm, 0.145 mm ये मिनिमम और मैक्सिमम 0.270। अगर ये एनबीसी मैक होगा, एनबीसी कंपनी का होगा, तो ये 0.145, ये सभी में जो मिनिमम है 0.145 mm होता है, मैक्सिमम अलग रहता है, मैक्सिमम 0.290 mm। अगर ये SKF मैक बियरिंग होगा तो इसमें मिनिमम जो रेडियल क्लियरेंस है सर्विसेबल बियरिंग के लिए 0.145 mm और मैक्सिमम 0.330 mm। ये डाटा जरूर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हाउ मच ग्रीच इज रिक्वायर्ड फॉर टिमकेन बियरिंग, तो LHB कोचेस में देखिए आप लोग का जो टिमकेन मैक एक आप लोग का बियरिंग रहेगा, SKF मैक बियरिंग रहेगा, तो इसमें आप लोग का कितना क्वांटिटी में ग्रीस इसमें लगता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का टिमकेन के लिए 280 ग्राम का ग्रीस होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में है नहीं। टिमकेन 280 ग्राम्स, और SKF के लिए अगर आप लोग का क्वेश्चन होता है SKF मैक बियरिंग के लिए, तो ये 350 ग्राम होता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग का यहीं पर आंसर क्या होगा 42 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑफ BOBR वागन। तो देखिए BOBRN वागन जो कि ऊपर टाइप का वागन होता है, तो ये प्रेशर ऑपरेटेड डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सिस्टम इसमें रहता है। डोर आप लोग का खोलने बंद करने के लिए प्रेशर चाहिए, तो यहीं पर मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन पूछा है। डोर ऑपरेशन BOBRN वागन के लिए मिनिमम प्रेशर जो होता है 4.92 kg/cm²। अगर मैक्सिमम कितना प्रेशर चाहिए ये पूछा होता तो हो जाता 9.14 kg/cm²। टर्क वैल्यू ऑफ कैटरिज टाइप रोलर बियरिंग एंड कैप स्क्रू इज, यहीं पर देखिए कैटरिज टाइप रोलर बियरिंग एंड कैप स्क्रू के लिए कितना टॉर्क देके टाइट करेंगे, ये 40 kg/m। नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ BOBRN वागन, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट आर यूज्ड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का RDSO टेक्निकल पैम्पलेट पूछा है, जिसमें कि यहीं पर आप लोग का जो निरीक्षण और रख रखाव के लिए बताया गया है BOBRN वागन के लिए। जो आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में है G73, ये BOBRN वागन के लिए है। इसी प्रकार यहीं पर देख सकते हैं आप लोग का G95 जो कि रिपीटेडली आता है, ये आप लोग का कैसनफ बोगी का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए, कैसनफ बोगी। इसके साथ साथ यहीं पर ये देखिए जो दिया गया है G97, तो ये आप लोग का फ्रेड स्टॉक गुड स्टॉक के लिए एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में बताया गया है, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेड स्टॉक। तो गुड स्टॉक या फ्रेड स्टॉक के लिए एयर ब्रेक सिस्टम का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए G97 में बताया गया है, ये RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है। अंडर ट्रायल बेसिस व्हिच CC डिपो इन SCR आर ट्विन्ड फॉर बक्सन HL स्टॉक। तो यहीं पर देखिए ट्रायल बेसिस पर आप लोग का जो
3 सीसी डिपो दिया है, 3 आप लोग का क्लोज सर्किट डिपो दिया गया है साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए, जो कि आप लोग का बॉक्सन और बॉक्सन HL स्टॉक के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का BZA यहीं पर विजयवाड़ा। इसके बाद दिया है आप लोग का RDM रामागुंडम और GY गुटी जंक्शन। ये तीनों आप लोग का CC जो आप लोग का डिपो है, इसको ट्विन किया गया है SCR आप लोग का डिपो में, साउथ सेंट्रल रेलवे डिपो में। परीक्षण के आधार पर यहीं पर देखिए जो दिया गया है, जो 3 CC डिपो आप लोग का जो दिया गया है, जहाँ पर कि बक्सन HL ये स्टॉक को जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा BZA RDM GY जो कि विजयवाड़ा रामागुंडम और गुटी जंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कपलर बॉडी ऑफ AAR ग्रेड C स्टैंडर्ड इज। यहाँ पर देखिए यील्ड स्ट्रेंथ पूछा है, जो कि कपलर बॉडी AR कपलर बॉडी के लिए यील्ड स्ट्रेंथ जो कि ग्रेड C स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ग्रेड C स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यहीं पर ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन आप लोग का B में है, 169 टन हो जाएगा। तो यहीं पर यील्ड स्ट्रेंथ पूछा है कपलर बॉडी AR कपलर बॉडी के लिए, यील्ड स्ट्रेंथ जो कि ग्रेड C का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, 169 टन। तो ये अगर आप लोग का यील्ड स्ट्रेंथ कपलर बॉडी अगर आप लोग का E ग्रेड के लिए पूछा होता, हाई टेंशन E ग्रेड के लिए, और यहीं पर कपलर बॉडी AR होता और इसमें आप लोग का AAR M211 ग्रेड E हाई टेंशन के लिए, तो इसमें क्या होता है, ये हो जाता 205 टन। तो यहीं पर E ग्रेड के लिए आप लोग का यील्ड स्ट्रेंथ अगर पूछा होता E ग्रेड हाई टेंशन के लिए, तो यहीं पर 205 टन हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नकल ऑफ AR M201 एंड 211 ग्रेड E हाई टेंशन इज। तो यहीं पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा है आप लोग का नकल के लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप लोग का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है नकल के लिए, जो कि ये इसका जो आप लोग का जो ग्रेड है AR M201 एंड 211 ग्रेड E हाई टेंशन के लिए पूछा है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 यहाँ पर टन हो जाएगा, ऑप्शन B में है 330 टन। अगर यहीं पर आप लोग का ये पूछा होता कि ग्रेड C स्टैंडर्ड के लिए, ग्रेड C स्टैंडर्ड के लिए, तो ये हो जाता 290 टन। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, द न्यू डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ बॉय वागन। यहाँ पर बॉय वागन के लिए आप लोग का न्यू डायमीटर, न्यू व्हील डायमीटर पूछा है 1000 mm, और ये अगर कंडमनिंग के लिए पूछा होता तो ये हो जाता आप लोग का 906 mm बॉय वागन के लिए। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BOBR एन वागन। पिस्टन स्ट्रोक पूछा है BOBR एन हुपर वागन के लिए, जो कि एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा है। तो एम्प्टी कंडीशन में 100 ± 10 mm। अगर ये लोडेड के लिए पूछा होता, लोडेड कंडीशन में BOBRN का पिस्टन स्ट्रोक 110 ± 10 mm होता। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रिक्शन सूच वेज ब्लॉक ऑफ कैसनफ बोगी। कैसनफ बोगी में जो फ्रिक्शन सू वेज ब्लॉक फिट होता है, या इसका आप लोग का नया कंडीशन में डायमेंशन पूछा है, जो कि 61 mm। अगर कंडमनिंग के लिए पूछा होता, कंडमनिंग, तो ये 54 mm होता। नेक्स्ट चलते हैं, ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड फॉर लिफ्टिंग ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिवली। तो यहीं पर देखिए BLC वागन में जो आप लोग का ATL लगता है, तो ऑटोमेटिक लॉकिंग के लिए और लिफ्टिंग, लॉकिंग और अनलॉकिंग या लिफ्टिंग के लिए जो आप लोग का कितना फोर्स चाहिए, कितना kg का फोर्स चाहिए, तो यहीं पर देखिए लॉकिंग के लिए 600 kg और लिफ्टिंग के लिए 1000 kg, ऑप्शन A में है।
टाइप ऑफ ग्रीस टू बी यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्लॉक एडजस्टर। तो यहीं पर देखिए स्लॉक एडजस्टर का आप लोग क्लीनिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इसके बाद आप लोग का ग्रीस जो यूज करेंगे ये कौन सा ग्रेड का होना चाहिए। तो यहीं पर जो ऑप्शन में है इसके आंसर कोई भी होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा। तो इसके लिए जो ग्रेड चाहिए सर्वोजेम RR3 ग्रेड का आप लोग का ग्रीस यूज किया जाता है स्लॉक एडजस्टर पार्ट्स में। नेक्स्ट चलते हैं, वेरिएशन इन केम्बर बिटवीन एनी टू स्प्रिंग ऑन ए बॉगी अंडर लोड शुड नॉट एक्सीड। तो यहीं पर देखिए वेरिएशन इन केम्बर पूछा है, केम्बर का वेरिएशन आप लोग का एनी टू स्प्रिंग, कोई भी दो स्प्रिंग एक बॉगी में, तो कि लोडेड कंडीशन में, अंडर लोड कंडीशन में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 mm से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए केम्बर का वेरिएशन। व्हाट इज द एक्सेल लोड ऑफ कैसनफ 22 HS। यहीं पर देखिए एक्सेल लोड पूछा है कैसनफ 22 HS बॉगी के लिए, जो कि आप लोग का एक्सेल लोड इसमें कितना हो जाएगा 22.9 टन हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं, फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पार्ट 2 में बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए और ये फ्रेंड्स सर्कल में आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। और देखिए यहीं पर ये चैनल में आप लोग का टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम में जाके आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे PDF अवेलेबल है आप लोग का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, CNW से बहुत सारे PDF प्रोवाइड किया गया है, ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए आप लोग का प्रैक्टिस के लिए। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।